गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर वाष्प संपीड़न प्रशीतन निकाय पर ही है, लेकिन इसमें आज हम पीएच और टीएस चार्ट कैसे ड्रॉ करते हैं उसे बनाना सीखेंगे। पीएच और टीएस चार्ट तभी हम अच्छी तरह से बना सकते हैं जब हमें वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की पूरी कार्यप्रणाली का अध्ययन किया हुआ है। हम हर एक स्थिति पर जानते हैं कि कंप्रेशन के पश्चात क्या रेफ्रिजरेंट की स्थिति होगी, कंडेंसेशन के पश्चात रेफ्रिजरेंट की स्थिति क्या होगी, एक्सपांसन के पश्चात रेफ्रिजरेंट की स्थिति क्या होगी और इवेपोरेशन के पश्चात रेफ्रिजरेंट की स्थिति क्या होगी। तो हर एक कंपोनेंट के पश्चात और हर एक कंपोनेंट से पहले रेफ्रिजरेंट की स्थिति का ज्ञान हमें हो जाना चाहिए, तभी हम टीएस और पीएच चार्ट ड्रॉ कर पाएंगे। तो मैं एक बार वापस वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम को पहले ब्रीफ में बता देता हूँ। इसमें 4 कंपोनेंट हम मेनली काम लेते हैं और वो 4 कंपोनेंट है कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपांसन डिवाइस और इवेपोरेटर। कंप्रेसर में हम जो प्रोसेस करते हैं उसको कहते हैं कंप्रेशन संपीड़न। कंडेंसर में जो प्रोसेस करते हैं उसे कहते हैं हम कंडेंसेशन या बोलते हैं संघनन। एक्सपांसन वाल्व या एक्सपांसन डिवाइस में जो प्रोसेस करते हैं उसको बोलते हैं एक्सपांसन प्रोसेस या प्रसारण प्रोसेस। और अंत में इवेपोरेटर जो है उसमें जो प्रोसेस करते हैं उसे बोलते हैं हम इवेपोरेशन या वाष्पन। तो ये 4 कंपोनेंट है और चारों कंपोनेंट का अपना एक कार्य है और उस कार्य में रेफ्रिजरेंट अपनी स्थिति बदलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, वाष्प संपीड़न प्रशीतन निकाय बेल कोलोमेन साइकिल के ऊपर बेस्ड है, जिसे रिवर्स ब्रेटन साइकिल या रिवर्स जूल साइकिल भी कहते हैं। इसमें 2 प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पर वर्क करते हैं। एक प्रोसेस जिसमें एंट्रोपी कांस्टेंट होती है उसको बोलते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, और एक प्रोसेस जो है उसमें हम एंथैल्पी कांस्टेंट रखते हैं। ये एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है और इस तरह से 4 प्रोसेस इसमें काम में लिए गए हैं। 4 कंपोनेंट हैं, 4 प्रोसेस हैं और चारों प्रोसेस को हम शुरू करते हैं एक बिंदु जो है कंप्रेसर का इनलेट है और इसको सक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इनलेट है तो यहाँ पर जितना भी वेपर रेफ्रिजरेंट है वो कंप्रेसर के इनलेट के अंदर सक होता है और सक होगा तो ये रेफ्रिजरेंट अंदर जाएगा। यहाँ पर जो दाब होता है इनलेट के अंदर वो वायुमंडलीय दाब से नीचे होता है, इसलिए इस स्थिति को हम सक्शन कहते हैं। और ये सक्शन में जब रेफ्रिजरेंट जाएगा तो क्या होगा, कंप्रेशन प्रोसेस होगा। ज़्यादातर हम कंप्रेसर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर काम में लेते हैं। रेसिप्रोकेटिंग इंजन के बारे में आपने पूरा पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर भी रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर काम में लेते हैं। और यहाँ पर पिस्टन जब टॉप से बॉटम की तरफ जाएगा तो चार्ज अंदर आएगा और बॉटम से टॉप की तरफ जाएगा तो चार्ज कंप्रेस होगा, और जिसका रिजल्ट क्या होगा, हमारे रेफ्रिजरेंट का दाब बढ़ जाएगा। तो बिंदु संख्या 2 जो कंप्रेसर का आउटलेट है, निर्वात है, इसको बोलते हैं हम डिस्चार्ज। तो बिंदु संख्या 1 पर जो प्रेशर होगा रेफ्रिजरेंट का उसको बोलते हैं सक्शन प्रेशर। 2 पर होगा उसे बोलते हैं हम डिस्चार्ज प्रेशर। तो यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। अब ये प्रेशर कितना इंक्रीज़ होगा, ये हमारा इवेपोरेटर क्या है, हमारा एक पूरा का पूरा एक सिस्टम है जिसमें कि हमें प्रशीतन करना है, जिसमें कि हमें कूलिंग प्राप्त करनी है, और इसमें हीट की क्वांटिटी को हम घटाते हैं क्योंकि अंदर का जो स्थान है, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट स्थान है जिसको कि हमें ठंडा किया जाना है। अगर फ्रीज की बात करेंगे तो फ्रीज का इंटरनल कंपार्टमेंट, एयर कंडीशनर की बात करेंगे तो हमारा पूरा का पूरा रूम, तो वो रूम का जो पूरा का पूरा आइसोलेशन है वो इस रूम के अंदर हीट ज़्यादा है। इसका जो तापमान है वो जितना भी है उससे कम हमें करना है। और इवेपोरेटर के आउटलेट पर
और इवेपोरेटर के अंदर जो ये पूरा कंपार्टमेंट है, इसमें तापमान कितना चाहिए वो हम जनरली सेट कर देते हैं। थर्मोस्टेट इसमें लगा होता है और जितना तापमान आपने सेट किया उतने के उतने प्रोपोर्शन में यहाँ पर कंप्रेशन प्रोसेस करता है। तो यहाँ पर सेंसर्स हैं, तापमान कितना कम किया, जैसे आपने एसी को चलाया, आपने तापमान कम कर दिया एसी का, आपने 22 डिग्री कर दिया, लेकिन रूम का टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री, तो 8 डिग्री हमें इस स्पेस का तापमान कम करना है, इसीलिए पूरे साइकिल को हम कर रहे हैं। तो इसका स्पेस का तापमान धीरे धीरे कम होगा। लेकिन यहाँ पर जो इवेपोरेटर का आउटलेट दाब है उसको बोलते हैं आप वाष्पित्र दाब, और ये सबसे कम दाब होता है। यहाँ पर सबसे कम दाब आफ्टर इवेपोरेशन मानते हैं हम, एक्सपांसन वाल्व के पश्चात और इवेपोरेशन के पश्चात तक लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट होता है। कंप्रेसर जब कार्य कर चुका होता है तो कंप्रेसर के डिस्चार्ज के बाद हम क्या मानते हैं, हमारा जो रेफ्रिजरेंट है लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट से हाई प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट में चेंज हो गया है, और ये जो रेफ्रिजरेंट है वो फिर कंडेंसर में जाता है, और कंडेंसर में जो प्रोसेस होगा उसको बोलते हैं कंडेंसेशन, संघनन। इसको हमने 2 से 3 दिखाया है, कंडेंसेशन को देख लीजिए 2 से 3। और इसमें इनलेट में जो कंडेंसेशन का प्रोसेस है वो बिंदु संख्या 2 इनलेट है, 3 आउटलेट है। तो इनलेट पर रेफ्रिजरेंट की स्थिति क्या होगी, हाई प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट होगा, और कंडेंसेशन में जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं संघनन, कंडेंसेशन बोलते हैं, हिंदी में संघनन कहेंगे से। और ये कंडेंसर होते हैं, डिफरेंट टाइप के कंडेंसर्स आपको थर्मल में भी आपने पढ़े हैं, एक बार आरएसी में भी हम कंपोनेंट्स जब पढ़ेंगे चैप्टर तो उसमें इसको एक बार और अध्ययन करेंगे। एयर कूल्ड कंडेंसर, वाटर कूल्ड कंडेंसर, डिफरेंट टाइप के कंडेंसर्स हम जनरली कंडेंसेशन प्रोसेस के लिए काम में लेते हैं। इसके पश्चात 3 पर हम क्या मानते हैं, हमारा जो रेफ्रिजरेंट है उसने हीट का रिजेक्शन किया है। कंडेंसर एक हीट एक्सचेंजर की तरह कार्य करता है। इसमें रेफ्रिजरेंट इनलेट और आउटलेट में, रेफ्रिजरेंट इनलेट में क्या होता है, वेपर रेफ्रिजरेंट होता है, ये अपनी हीट का रिजेक्शन अगर एयर कूल्ड है तो हवा को दे देता है, वाटर कूल्ड है तो वाटर इसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, या ये अपनी हीट वाटर में रिजेक्ट कर देता है या एयर में कर देता है। दोनों स्थिति हो सकती है एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड में, ठीक है। तो कंडेंसेशन में क्या होगा, हीट का रिजेक्शन होगा, और वो किस पे होगा, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर होगा। तो यहाँ पर रिजेक्शन ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, जितना दाब कंडेंसेशन से पहले था उतना का उतना बाद में रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, रेफ्रिजरेंट अपना फेस चेंज कर लेगा, वेपर से लिक्विड में आ जाएगा। जब ये अपनी हीट को रिजेक्ट करेगा तो ये वेपर से लिक्विड में आ जाता है। और हमारे रेफ्रिजरेंट की खासियत भी यही है कि ये रिजेक्शन और एब्जॉर्प्शन के टाइम हम अपना फेस चेंज कर लेता है, और इसमें जो गुप्त ऊष्मा लगती है वो इसकी फिक्स होती है कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर के ऊपर, तो पर किलोग्राम के लिए। तो वो लेटेंट हीट को जब लेटेंट हीट यूज़ करता है कोई पदार्थ तो उसमें अपना फेस चेंज कर लेता है। तो यहाँ पर क्या होगा, कंडेंसेशन के पश्चात, हीट रिजेक्शन के पश्चात बिंदु संख्या 3 पर रेफ्रिजरेंट जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट, हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट में चेंज हो जाएगा। और ये जो मैंने दिखा रखा है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1, ये मैंने एंट्रेंस की स्थिति दिखा रखी है। 1 से 2 क्या है, एंट्रेंस पर कंप्रेशन में क्या होता है, लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट होता है। एंट्रेंस ऑफ कंडेंसेशन हाई प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट होता है। अब हम जा रहे हैं एक्सपांसन वाल्व की तरफ, जिसमें कि एक्सपांसन प्रोसेस होना है, और इसमें हम ये एज्यूम करते हैं कि इसमें एंथैल्पी कांस्टेंट है, एंथैल्पी कांस्टेंट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सपांसन से पहले प्रोसेस की स्थिति क्या हो जाएगी, हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट रहेगा, एक्सपांसन प्रोसेस होगा। और इसमें मैंने जैसा कि आपको बताया, एक्सपांसन के लिए हम जो डिवाइसेस काम में लेते हैं वो होती है थ्रोटलिंग प्रोसेस होती है कुछ प्रोसेस में, कुछ में हम कैपिलरी ट्यूब काम में लेते हैं, कुछ में हम ऑटोमेटिक एक्सपांसन वाल्व लेते हैं, कुछ जो डिवाइसेस है उसमें हम थर्मोस्टेटिक एक्सपांसन वाल्व लेते हैं काम में। तो ये हमारे रिविजन सिस्टम की कैपेसिटी के हिसाब से हम ये वाल्व वगैरह काम में लेते हैं। लेकिन अभी आपको यहाँ पर सिंपल एक्सपांसन का मतलब समझना है। एक्सपांसन कंप्रेसर से जस्ट रिवर्स प्रोसेस है, जितना दाब वहाँ बढ़ा है उतना का उतना दाब यहाँ पर कम कर देंगे। तो बिंदु संख्या 4 पर क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेंट लो प्रेशर, क्योंकि एक्सपांसन जब प्रोसेस होगा तो इसका दाब धीरे धीरे कम होगा, और एक्सपांसन प्रोसेस के पश्चात ये हो जाएगा लो प्रेशर वेपर
लो प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट में चेंज हो जाएगा, और ये लो प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट में चेंज होगा तो प्रेशर कितना चेंज होगा, इसका तापमान कितना होगा। अगर हम गैस इक्वेशन को देखें तो गैस इक्वेशन होती है PM बराबर PV बराबर MRT, और इसमें दाब समानुपाती होता है ताप के, तो जितना दाब कम होगा उतना का उतना रेफ्रिजरेंट का तापमान भी कम हो जाएगा। और यहाँ पर तापमान इतना कम हो जाएगा कि ये तापमान -5 से नीचे, 0 से नीचे ये तापमान चला जाता है रेफ्रिजरेंट का, और जितना कम तापमान होगा उतनी ही ज़्यादा क्वांटिटी में ये इवेपोरेटर में हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो यहाँ पर कूलिंग ज़्यादा प्राप्त होगी, और ज़्यादा कूलिंग प्राप्त होगी तो COP इसकी बढ़ेगी। जैसा कि आपको पता है COP का मतलब क्या होता है, कितना रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हुआ, कितनी कूलिंग हुई डिवाइडेड बाय कंप्रेसर से कितना काम करवाया हमने, तो दोनों का रेशियो है, जितनी कूलिंग होगी उतना ही इसका COP बढ़ेगी इसकी। तो वेपर कंप्रेसर सिस्टम में हम एक ऐसा रेफ्रिजरेंट काम में ले रहे हैं जो आर्टिफिशियली बनाया गया है और इसको हमने एयर से रिप्लेस किया है। तो इसके पश्चात मैंने 4 के 4 प्रोसेस आपको समझा दिए हैं। अब आते हैं हम pH चार्ट पर। तो pH चार्ट ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं 2 एक्सिस ड्रॉ करेंगे हम इसमें, और ये 2 एक्सिस इस तरह से ड्रॉ किया हमने। एक होता है प्रेशर और एक होता है एंथैल्पी। pH मतलब प्रेशर और एंथैल्पी के बीच में हम चार्ट ड्रॉ कर रहे हैं, और इसमें जो है एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे ये वाली इस तरह से। इस लाइन का नाम दे देते हैं हम A से B। A से B जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं आप, ये कहलाती है लिक्विड लाइन। A से B लाइन जो ड्रॉ किया आपने ये कहलाती है लिक्विड लाइन, और B से C जो ड्रॉ करेंगे आप ये कहलाएगी वेपर लाइन। ABC के अंदर का जो रीजन है, ये सारा का सारा रीजन जो दिखा रखा है ये कहलाता है वेट रीजन, और ये कहलाता है A और B से जो ये वाला रीजन है कहलाएगा सब कूल्ड रीजन, सब कूल्ड रीजन, और ये कहलाता है वेट रीजन। यहाँ पर जो रेफ्रिजरेंट की स्थिति जो भी दिखाएंगे हम वो रेफ्रिजरेंट वेट ही रहेगा, और ये कहलाता है सुपर हीटेड रीजन। ये पूरा का पूरा कहलाता है सुपर हीटेड रीजन, ये कहलाएगा सुपर हीटेड रीजन। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले 2 दाब ले लेते हैं। न्यूनतम दाब जो होता है तो वो इवेपोरेटर में होता है, तो न्यूनतम दाब हमने यहाँ पर ले लिया इस तरह से। कांस्टेंट प्रेशर पर न्यूनतम दाब ऐसे दिखाते हैं हम, तो ये न्यूनतम दाब हो गया, इसको बोलते हैं इवेपोरेटर प्रेशर PE। और हायर जो दाब होता है, उच्च दाब, वो होता है हमारा इस तरह से, वो होता है कंप्रेशर प्रोसेस, कंप्रेसर दाब, कंप्रेशन दाब प्रेशर। तो ये 2 दाब हमने ले लिए इसमें, और इस 2 दाब से हम देखते हैं। सबसे पहले प्रोसेस की शुरुआत क्या करते हैं हम, कंप्रेसर में जो स्थिति थी एक बिंदु संख्या 1 पर, वो था लिक्विड रेफ्रिजरेंट। तो लिक्विड रेफ्रिजरेंट कैसे होगा, यहाँ पर ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट यहाँ दिखा दिया मैंने। लिक्विड रेफ्रिजरेंट मतलब बिंदु संख्या 1 कहाँ आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ये बिंदु संख्या 1 मैंने यहाँ पर ले लिया, ये 1 आ गया। और चूंकि एंट्रोपी कॉन्स्टेंट है तो एंट्रोपी के लिए यहाँ पर क्योंकि pH डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पर पूरा का पूरा कर्व आएगा यहाँ से, तो ये मैंने दिखा दिया 2। बिंदु संख्या 2 ऐसी दिखाइए कि इसमें कंप्रेशन के पश्चात हमारा जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट था वो पूरा का पूरा वेपर में चेंज हो गया। तो जब वेपर में चेंज हो जाएगा तो वेपर लाइन को टच करेगा, ये वेपर लाइन कहलाती है, ये लिक्विड लाइन, और ये कहलाती है वेपर लाइन, ये वेपर लाइन कहलाती है। और ये बिंदु दोनों का ट्रिपल पॉइंट बिंदु है जिस पे कि ना वेपर ना लिक्विड दोनों स्थिति होती है, इसमें दोनों मिक्स स्थिति होती है। तो इस तरह से बिंदु B है, उसको कहते हैं ऐसी स्थिति जिसमें कि लिक्विड वेपर दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पर क्या हमने इस तरह से 1 से 2 प्रोसेस की दिया, 2 से 3 कंडेंसेशन है, और कंडेंसेशन में क्या मार रहे हैं, जितना वेपर रेफ्रिजरेंट था वो लिक्विड में चेंज हो गया। इसका मतलब बिंदु संख्या 3 लिक्विड लाइन को टच करनी पड़ेगी, लिक्विड में चेंज हो गया तो लिक्विड लाइन तक चेंज कर दिया। अब 3 से 4 एक्सपांसर प्रोसेस जो है वो क्या है, कॉन्स्टेंट एंथैल्पी पे, तो ये एंथैल्पी यहाँ पर ऐसे आ गई, और ये एंथैल्पी को आपने ड्रॉ कर दिया 4 तक। इसका एरो बना दिया आपने ऐसे, ये एरो बना दिया आपने ऐसे, ये ऐसे बना दिया, और ये 4 से 1 इवेपोरेशन प्रोसेस हो गया। तो इस तरह से हमने ये pH चार्ट ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। इसी तरह हम TS चार्ट ड्रॉ करते हैं, और TS चार्ट ड्रॉ करने के लिए भी हम क्या करेंगे, टेम्परेचर और एंट्रोपी के बीच में हम चार्ट ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये टेम्परेचर एंट्रोपी के बीच में हमने X और Y एक्सिस बना दिया। यहाँ पर भी हमने 2 लाइन बना दी, लिक्विड लाइन, ये लिक्विड लाइन हो गई A से A1 तक, और ये B से B1 तक वेपर लाइन, ये लिक्विड लाइन हो गई, ये वेपर लाइन हो गई, ये लिक्विड लाइन वेपर लाइन कर दिया। 2 दाब हमने इसमें भी बना दिए इस तरह से, इसमें कॉन्स्टेंट प्रेशर पर ऐसे दिखाते हैं हम दाब को,
ये हमने दो दाब दिखा दिया है, इवेपोरेटर प्रेशर और कंप्रेशन प्रेशर ये दिखा दिया है। अब चूंकि यहाँ पर एंट्रोपी कांस्टेंट होती है, ये बिंदु संख्या 1 लेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ लेंगे, ये कांस्टेंट लेंगे, ये स्ट्रेट लाइन होगी बिल्कुल, इससे स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं हम। तो ये बिंदु संख्या 1 से 2 कंप्रेशन प्रोसेस है, और यहाँ पर कंप्रेशन में ये जो रेफ्रिजरेंट की स्थिति पहले वेपर रीजन में, इसका मतलब वेट है ये, और जैसे कंप्रेशन कंप्लीट हुआ ये ड्राई में चेंज हो गया, जैसा कि पहले मैंने बताया। और 2 से 3 वेपर रेफ्रिजरेंट लिक्विड में चेंज हो जाता है। बिंदु संख्या 3 पर हमने बिल्कुल लिक्विड लाइन को टच किया, इसका मतलब जितना वेपराइजमेंट था वो लिक्विड में चेंज हो गया। तो 3 से 4 और 3 से 4 एक्सपांशन प्रोसेस एंथैल्पी होती है, कांस्टेंट एंथैल्पी होती है। तो यहाँ पर क्या आएगा, एक कर्व लाइन हम ऐसे दिखाएंगे इसको, और इस तरह से ये दिखा देंगे हम आगे 4, और 4 से एक क्या आएगा, ये आएगा हमारा इवेपोरेशन प्रोसेस, इस तरह से। तो इस तरह से हम TS चार्ट ड्रॉ किया हमने, जबकि कंप्रेशन के पश्चात वेपर ड्राई हो जाता है और कंडीशन के पश्चात वेपर लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो इस तरह से हमने ये लेक्चर आपका TS और PS डायग्राम ड्रॉ करने का मैंने बताने का प्रयास किया, और मेरे हिसाब से आप इसको एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू।